प्यारे दोस्तों, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। सुकून भरी गहरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है एक नई शुरुआत। लेखक हैं स्वाहा भट्टाचार्य। किसी और संसार में हम आत्मीय साथी हो सकते थे, पर इस जन्म में तो हमें एक दूसरे के रास्ते में आना, एक दूसरे के पैरों को कुचलना, खतरनाक परिस्थितियों का निर्माण करना, अनिच्छापूर्वक एक समझौते पर हस्ताक्षर करना और फिर सब दोबारा शुरू कर देना यही पसंद था। हम बहनें थीं। वास्तव में हम चचेरी बहनें थीं, पर चूंकि हम एक ही घर में पले बड़े थे, ऐसा लगता था मानो हम सगी बहनें ही हों। हम दोस्त भी थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की पैरवी भी करते थे। हालांकि अधिकतर समय हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते थे। दीदी स्वच्छंद विचारों की थी, जबकि मैं खुद में ही रहना पसंद करती थी। सूरज की किरणों में चमचमाती थी, जबकि मैं अपने आसपास फैले हुए उस मुलायम अंधेरे में सुकून पाती थी जो मैंने खुद अपने इर्द गिर्द बनाया था। मैं हर चीज को बहुत गंभीरता से लेती थी। वो हर गड़बड़ी को ऐसे पार कर जाती थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, कुछ भी नहीं। उसकी चपलता और जिंदा दिली मेरे बार बार आने वाले दुखी दिनों को सामान्य से अधिक दुखी बना देती थी। उसका हर दिन एक बड़े जश्न की तरह देखना मुझे बहुत नागवार गुजरता था। हम 90 के दशक की पैदाइश थे और जाने अनजाने में उस संसार के बचे हुए कतरों को संजो कर रख लेना चाहते थे जो बहुत तेजी से फिसलता जा रहा था। हमने कलकत्ता का मॉनसून एक साथ गुजारा, लेक मार्केट की गलियों में टहलते हुए और अपनी जड़ों को तलाशते हुए। हम हमेशा झगड़ते रहते थे, पर अपने निजी स्वार्थों के कारण हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे। दीदी मेरा बहाना बनाकर घर में देर से आती थी और मैं उसका सहारा लेकर अपने माता पिता को चकमा देती थी। उसने मुझे पहली बार नाइट क्लब तंत्रा दिखाया, मेरी पहली और एकमात्र जिमी चूस की जोड़ी दिलाई और मेरे बालों के साथ हुए हर दुखद प्रयोग में और दर्द भरे टैटू बनवाने के सत्रों में मेरे साथ बैठी रही। हम विशिष्ट नहीं थे, हम बस दो साधारण लड़कियां थीं जो शहर में बड़ी हो रही थीं और सावधानी पूर्वक लड़कपन तथा किशोरावस्था के रास्ते तय कर रही थीं। यदि किसी ने मुझसे कभी ये कहा होता कि मेरे साथ रहने वाली लहराते बालों, मोटे चश्मे और तार से बंधे दांतों वाली लड़की के पास कोई विलक्षण कहानी होगी, तो मैंने उसका उपहास किया होता और हंसी होती। उस पूरे दिन दीदी को लगातार किसी न किसी से डांट पड़ती रही, कभी काहिलियत के लिए तो कभी कक्षाओं से बिना बताए गोल हो जाने के लिए।
रात को वो सबकी समस्याएं बांटने वाली चाची में तब्दील हो जाती थी और उसके पास हैरान परेशान दोस्तों के फोन की बाढ़ आ जाती थी। उसकी बातें सुबह तक चला करती थी। मैं मध्य रात्रि में फोन की घंटी की आवाज सुनकर जग जाती थी और दीदी फोन के रिसीवर में धीरे से फुसफुसाती थी ताकि मैं जग ना जाऊं। अच्छा, वो कहती, ठीक है, तुम कुछ और कर सकते हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या करने से कोई फायदा होगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। हमारा 8 लोगों का परिवार था और हम मनोहर पुकर रोड पर रहते थे, जैसा कि संयुक्त परिवारों में आमतौर पर होता है। मुझे और मेरी दीदी को हमारी माँओं ने एक साथ पाला था। वास्तव में वो कई बार मेरी माँ के पास उन कार्यों को करने की आज्ञा मांगने आती थी जिनके बारे में उसे पता था कि उनकी माँ कभी हाँ में जवाब नहीं देंगी। मेरी माँ हर बहस में दीदी का ही साथ देती थी। मुझे लगता है दीदी ने मेरी माँ के सामने वो बात बताई। वो निर्णय गलत साबित हुआ। तुरंत ही आसमान सिर पर टूट पड़ा। ये सब एक औपचारिक मुलाकात से शुरू हुआ। एक रविवार को दीदी ने अपने पुराने मित्रों में से एक प्रीति को फोन लगाया और मिलने के लिए वक्त तय किया। मैं लौटते वक्त प्रिया सिनेमा हॉल में नई बॉलीवुड फिल्म देखने की आशा के साथ उसके साथ लग ली। जब हम प्रीति के घर पहुंचे, वो बहुत उदास दिखी। इसका कारण उसका पड़ोसी था, उसने बताया। दीदी ने पड़ोसी की भावनाओं के बारे में एक तीखी टिप्पणी करने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे के आर पार पड़ती एक छाया ने उसे चुप रहने पर विवश कर दिया। एक छोटी बच्ची दरवाजे के पीछे से झांक रही थी। वो शर्मा रही थी और अंदर आने से डर रही थी। प्रीति ने उसे खेल खेल में बाहों में उठा लिया। वो छोटी गुड़िया दिया है। उसने कहा कि वो बाजू वाले घर में अपने पिता के साथ रहती है। 6 वर्ष की दिया ने ताली बजाई और एक बहुत ही मनमोहक मुस्कान बिखेरी। वो एक गोल मटोल मासूम चेहरे वाली परी सी दिखती थी। उसके माथे पर घने घुंघराले बाल बिखरे हुए थे और गालों में गड्ढे पड़ते थे, पर मैं उसको नहीं देख रही थी। मेरी नजरें दीदी के चेहरे के भावों में उलझ कर रह गई थीं। मैंने वे भाव कभी नहीं देखे थे। मैं उनका मतलब ही नहीं जानती थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मेरी बहन इससे पहले कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। ऐसा लगता था मानो उसे सारी खुशियों का स्रोत मिल गया था। हमने प्रीति से दिया की कहानी सुनी। दिया और उसके पिता कई वर्षों से प्रीति के पड़ोस में रहते थे। लड़की की मां का देहांत उसे जन्म देते वक्त हो गया था और उसके परिवार में ऐसा और कोई नहीं था जिसका नाम लिया जा सके। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, बस गुजारा हो जाता था, पर वे खुश थे। दिया ने 1 साल पहले स्कूल जाना शुरू किया था। 1 माह पहले उसके पिताजी किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो गए थे। वो बीमारी अपने आखिरी चरण में थी और उनका अंत सामने था। और उसका क्या? दीदी ने एक सीधा सवाल पूछा और अपने होठ दांतों से काटे। प्रीति के पास कोई वास्तविक जवाब नहीं था। कोई तो होगा, मैंने तर्क दिया। कोई दूर का रिश्तेदार, कोई पुराना साथी या उसकी मां का रिश्तेदार। प्रीति ने मुझे बीच में ही रोक दिया। वैसे तो कई लोग हैं, पर कोई भी इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। उसके पिता आजकल ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। जब काम पर नहीं होते तो अस्पताल में होते हैं। मैं कम से कम उनके घर आने तक तो इसकी देखभाल कर ही देती हूँ। उस दिन कुछ बदल गया। उसके बाद वक्त के साथ साथ दीदी का प्रीति के घर आना जाना भी बढ़ने लगा। मैं फिर उनके साथ कभी नहीं गई। वास्तव में दीदी इतनी व्यस्त हो गई थी कि हमें एक कमरे में रहने के बावजूद भी बात करने के कम ही अवसर मिलते थे।
उसने अभी हाल ही में काम करना शुरू किया था, सो मैंने अंदाजा लगाया कि दफ्तर में काम का दबाव उनको बेहद थका देता होगा। पर उनका सामाजिक जीवन से यकायक संन्यास ले लेना किसी बेहद गंभीर बात की ओर इशारा कर रहा था। मुझे पता था कि आखिर में वो मुझे जरूर बताएगी। एक शाम वे मेरे कॉलेज से लौटने के पहले ही घर आ चुकी थी। मुझे आज भी वो दिन सजीव रूप से याद है। हम खिड़की के पास बैठे हुए अपनी छोटी सी बालकनी को देख रहे थे। शाम की सूरज की नर्म किरणें उसके बालों में धारियों सी चमक रही थी। उसका चेहरा कोमल गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ था। ये सब उसे एक अलौकिक आभा प्रदान कर रहा था। मुझे थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि दीदी आमतौर पर काम से देर से ही लौटती थी। वो थोड़ी तनाव में लग रही थी, जो कि मैंने शायद ही कभी उसके साथ जुड़े देखा हो, क्योंकि मैंने उसको कभी भी किसी भी चीज के बारे में चिंता करते हुए नहीं देखा था। मुझे असहजता महसूस होने लगी और मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है? मुझे कुछ करना है। वो रुआसी और कुम्हलाई हुई थी, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हें दिया याद है? उसने पूछा। वो बच्ची जिससे हम प्रीति के घर पर मिले थे। मैं सुनने लगी। मुझे एहसास हुआ कि ना तो उसे सलाह की और ना ही स्वीकृति की दरकार थी। वो सिर्फ ये पूछ रही थी कि मैं उसके साथ हूं। ये पहली बार था जब उसे वास्तव में मेरी जरूरत थी। पहली बार उसे मेरे साथ की जरूरत थी। मैं उसके साथ थी, पर पहले मुझे मालूम था कि दीदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस बात को हमारे परिवार के और सदस्यों के सामने रखना। उसने सबसे पहले इस बात को मेरी मां को बताया, जिन्होंने पहले पहल इसे एक क्षणिक भावावेशपूर्ण निर्णय समझकर खारिज कर दिया। जब उन्हें दीदी की गंभीरता का आभास हुआ तो उन्होंने सारे परिवार को बुलाया और सभी को एक साथ दौरा पड़ गया। दीदी ने उन्हें बताया कि वो दिया से बार बार मिलने जाती थी। वो उसके साथ वक्त बिताना पसंद करती थी, उसके साथ पढ़ना और खेलना पसंद करती थी और उसे संग्रहालय, चिड़ियाघर और पार्क घुमाने ले जाना पसंद करती थी। उसने बताया कि जब से उसने पहली बार उस बच्ची को देखा था, तब से ही उससे एक गहरा लगाव हो गया था। वो धीरे धीरे और साफ बोल रही थी। वो अपने परिवार के बुजुर्गों को समझाना चाहती थी कि सिर्फ 24 वर्ष की होने के बावजूद भी वो दिया की मां बनने में सक्षम थी। दिया 1 या 2 साल में अनाथ हो जाएगी। उसे या तो किसी ऐसे रिश्तेदार के पास भेज दिया जाएगा जो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा, और या फिर किसी अनाथालय में डाल दिया जाएगा। मैंने उस बच्ची के साथ काफी वक्त गुजारा है। वो तेज और बुद्धिमान है, उसने कहा, और यदि मैंने हस्तक्षेप नहीं किया तो उसे वो नहीं मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है। मेरे और दीदी दोनों के पिता इस बात से क्रोधित थे। तुम बहुत छोटी हो, उन्होंने कहा। तुम अपनी जिंदगी और भविष्य इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती हो। सारा समाज दयालु नहीं है, और वो निश्चित ही एक अनब्याही लड़की जिसके ऊपर एक बच्चे को भी पालने की जिम्मेदारी है, कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें सारी जिंदगी अकेले रहना पड़ेगा। दीदी निर्बाध रूप से झगड़ती रही। मुझे मालूम था कि बाहर से तो वो दृढ़ता दिखाने का भरपूर प्रयत्न कर रही थी, पर उसका दिमाग अभी भी अनिश्चितता में उलझा हुआ था, अपने नहीं, दिया के भविष्य के लिए। मुझे यकीन था कि दिया को दीदी से बेहतर मां नहीं मिल सकती थी। मैंने कहा, क्योंकि यह पूर्णतया से सत्य था। मैंने उसकी पैरवी करनी चाहिए, पर सब व्यर्थ। तभी एक वांछनीय मौका एक नई नौकरी के रूप में सामने आया। दीदी को एक अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनी में मेहमानों की देखभाल करने वाले अफसर की नौकरी मिल गई। उसे हैदराबाद विमानपत्तन पर कामकाज संभालना था
जाने से पहले उसने मुझे बताया कि वो इस ट्रांसफर से खुश थी। कलकत्ता से दूर वो दिया को अपने साथ रखकर उचित तरीके से पाल पोस लेगी। उसने कहा कि उसे वहां जमने में कुछ महीने लग जाएंगे और फिर वो दिया को अपने पास बुला लेगी। वो पहले ही दिया के पिता से बात कर रही थी और वो दिया की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपकर बेहद खुश थे जो उसे वास्तव में प्यार करता था। मैं उसे विदा करने के लिए एयरपोर्ट तक गई। हम कभी भी अलग अलग नहीं रहते थे और उसके बिना चीजें पहले जैसी नहीं रह जाएंगी। वो जाने लगी। उसके कंधे चौड़े थे, उसके बाल उनके पीछे लहरा रहे थे। जैसे ही वो भीड़ में ओझल होने वाली थी, वो पीछे मुड़ी और हाथ हिलाया। वो खुशी, आत्मविश्वास और आशा से परिपूर्ण नजर आई। यह एक यादगार लम्हा था क्योंकि उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। अमृता रॉय, मेरी बहन, 5 सितंबर 2010 के दिन हैदराबाद के एयरपोर्ट पर काम करते हुए एक दिन हवाई पुल के हादसे में कालका ग्रास बन गई थी। दिया कभी हैदराबाद नहीं गई, पर अब वो हमारे साथ रहती है जैसा कि दीदी चाहती थी। हमारे माता पिता उस नन्ही परी से प्रेम करने लगे हैं। उसे गणित, एनिड ब्लॉयटन और टोकस पसंद है। वो एक बच्ची थी, पर कभी कभी वो बहुत शैतानी करती थी। मैं जितना हो सके उसका बचाव करने की कोशिश करती थी। हालांकि मैं इस बात का ख्याल रखती थी कि कहीं वो बिगड़ न जाए। दीदी भी मुझसे ऐसा ही करने को कहती। आशा करती हूँ आप गहरी नींद में प्रवेश कर चुके हैं। गहरी नींद ने आपको अपने आगोश में भर लिया है। आपका चेतन मन शांत और पूरी तरह से शांत है और आराम कर रहा है। अवचेतन मन अपना काम बहुत ही शांति से बखूबी कर रहा है। शरीर अपना कार्य बखूबी कर रहा है। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि।